आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में यूपी काबीना की मीटिंग हुई। मीटिंग में 14 तजावीज मंजूर की गई, लेकिन सबसे अहम था मरकज के जनरल कोटे कानून को हूबहू मंजूरी देना। काबीना ने कानून को 14 जनवरी 2019 से लागू करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। अब यूपी में भी सभी जुमरे की सरकारी नौकरियों में आला जात के गरीब लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। 14 बिंदुओं पर मंत्रिपरिषद की मोहर लगी है और इसमें सभी महत्वपूर्ण फैसले हैं। और सबसे बड़ा फैसला, बिना किसी के आरक्षण को छेड़े हुए जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको जो 10% की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, आज हमारे यहां कैबिनेट ने उस पर मोहर लगाई है, जिसे हमारे यहां दिनांक 14/1/2019 से प्रभावी किया गया है। प्रयागराज कुंभ में विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में पहुंचे आरएसएस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी भैया जोशी अपने राम मंदिर पर दिए बयान पर डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए। भैया जोशी ने एक प्रोग्राम में कल मोदी हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा था कि लगता है कि अब राम मंदिर 2025 में ही बन पाएगा। वहीं जब आज मीडिया ने उनसे उनके उस बयान के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा कि अगर आज से राम मंदिर की तामीर शुरू हुई तो इसे बनने में 5 बरस लग जाएंगे। मंदिर को लेकर कहा कि 25 तक बन जाएगा। सर, क्या वो सटायर था या वाकई में मंदिर 2025 में? हमारी इच्छा है। क्या सर इच्छा है सर? मंदिर 2025 के पहले पूरा हो जाए। नहीं सर, लेकिन जो आपको लगता है कि लगातार सरकार वो सरकार से पूछिए। तो आप चाहते हैं 25 तक बनेगा मंदिर? हाँ, बनेगा। अध्यादेश लागू करने की बात आपने करी है। देखिए, मंदिर बने ये हमारी इच्छा है। 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या सरकार को तय करना है। सर, आप तो लगातार कई सालों से बात करते हैं मंदिर बनना चाहिए। अब सब 25 तारीख की डेट आ गई सर, और 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। 5 वर्ष में बनेगा, तो बन जाएगा सर 25 तक बनेगा। तो सर क्या ये मान के चला जाए कि चुनाव में एक बार जनता को फिर से ये बात कही जाएगी? वहीं भैया जोशी ने इससे पहले राम मंदिर की तामीर को लेकर क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनाते हैं। के साथ देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर इस दिशा को और गति प्राप्त करने वाली विश्वास। राम जन्मभूमि का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण एक मंदिरों के एक मंदिर जोड़ने की बात नहीं है। ये राष्ट्र की चेतना का केंद्र है, करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। मंदिर तो हजारों हैं। और इस अयोध्या के मंदिर निर्माण के बाद फिर एक बार देश अगले 150 वर्षों के लिए पूंजी प्राप्त करेगा और आगे बढ़ने वाला देश बनेगा। प्रयागराज में पिछले कई दिनों से लोग तेंदुए के हमले से खौफ दहशत में हैं। करेली थाना के देही इलाके में लोग पहरा देते हुए रात गुजारने पर मजबूर हैं। इससे पहले तेंदुए के हमले में कई लोग जख्मी भी हुए थे। मकामी लोगों की मदद से कई बार महकमे जंगलात तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन तेंदुआ चकमा देकर भाग जा रहा है। महकमे जंगलात की नाकामी से कुंभ मेले पर भी खतरा मंडला रहा है। करेली से कुछ ही मीटर की दूरी पर संगम किनारे कुंभ मेला लगा है, जहां मुल्क और बैरून मुल्क के लाखों अकीदतमंद मौजूद हैं। शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर लखनऊ में डेरा डाल दिया है। रियासत भर से हजारों शिक्षा मित्र राजधानी के इको गार्डन में एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ऑर्डिनेंस लाकर उनको उस्ताद बनाने का रास्ता साफ करे। जब तक ऐसा नहीं होगा, उनका एहतजाज जारी रहेगा। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के शिक्षा मित्र एक बार फिर राजधानी लखनऊ में जुट गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी के इको गार्डन में प्रदेश भर से आए हजारों शिक्षा मित्र इस समय मौजूद हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनका समायोजन रद्द होने के बाद जो भी सरकार से उन्हें आश्वासन दिया गया था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इनकी स्थायी नियुक्ति के लिए कोई ना कोई रास्ता सरकार निकाले। जो एक उच्च पावर की कमेटी, हाई पावर एक कमेटी बनाई थी सरकार ने इनके मामले के निस्तारण को लेकर, उसके ये लोग मांग कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। हम यहाँ पर शिक्षा मित्रों से भी बात
करेंगे और वो बताएं कि आखिर उनकी अब और क्या क्या मांगे हैं, वो आखिर सरकार से क्या उम्मीद करती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र आज मौजूद है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, वो तो आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। हम शिक्षा मित्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी प्रमुख मांगे क्या क्या है, वो लोग अब सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या चाहते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं उमा देवी। उमा जी, ये बताइएगा कि क्या प्रमुख मांग है आप लोग की? 2017 में समायोजन रद्द हुआ था, उसके बाद कई बार धरना प्रदर्शन हुए, कई बार आप लोग की सरकार से वार्ता हुई, मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, अब क्या मांग है आप लोग की? जो हाई पार्क कमेटी में निर्णायक मोड़ के लिए हमारे लिए जो सुहागिन बहनें विधवा बनी, उस दिन उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके घरों में खुशियों का दीपक दीपावली तक जलेगा, और मैंने एकमात्र मांग की थी अनुसूची 9। अनुसूची 9 के अंतर्गत मैंने कहा था कि आप माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन की बात करते हैं, आप अनुपालन भी कर लेंगे, विपक्षी हमें पुनः कोर्ट में चुनौती भी नहीं देगा और हमारा सम्मान पुनः उसी पद पे बरकरार हो जाएगा। मात्र यही, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी, तो इन्हें कहीं भी समझौता किसी से नहीं करना था, स्वयं इन्हें देना था। लेकिन इन्होंने हमेशा ना अपना संकल्प पत्र पूरा किया, ना घोषणा पत्र पूरा किया, ना प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात पूरी की, ना मुख्यमंत्री जी ने पूरी की, ना उप मुख्यमंत्री जी ने, किसी ने अपना बात पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी हमेशा किए। आज 18 मई से अनवरत मैं इको गार्डन में धरना दे रही हूँ। अब आंदोलनरत पूरे 75 जनपद के लोग हैं, पूरे विश्व से मुझे समर्थन मिला। अधिवक्ता समाज पहले नंबर पे, रेलवे मेंस दूसरे नंबर पे, ये दिव्यांग छात्र संघ तीसरे नंबर पे। आगे अगर अब आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? पहले भी कई बार धरने प्रदर्शन हुए, आश्वासन मिले, उसके बाद वो खत्म हुए, अब अगर मांग पूरी नहीं होती क्या होगा? आज शिक्षा मित्र मरने और मारने पे उतारू है, सीधी बात। बीजेपी सरकार वैसे भी मार रही है, 1000 लाशें हमारे घर में उठी है, तो इसी को गार्डन में सब मरेंगे, बाहर कोई नहीं जाएगा। और बीजेपी सरकार अपने काम को या तो पूरा करके अनुसूचित 9 लेके आए, वरना शिक्षा मित्र यहीं फांसी पे झूलेगा और मौत को चुनेगा। तो आपने कहा किस तरह से शिक्षा मित्र जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो अध्यादेश लाकर इनकी समस्या का समाधान करे, और जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक इनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ चेन्नई चरोरा, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान मुल्ला जी लाइट वाले तवज्जे का मरकज बने हुए हैं। मुल्ला जी जूना अखाड़े से वाबस्ता हैं। मुल्ला जी के बारे में और क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। कुंभ मेले के रंग भी अनोखे हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं मुल्ला जी लाइट वाले से। अखाड़े को रोशन करने वाले मुल्ला जी लाइट वाले का बोर्ड देखकर किसी को भी मुल्ला जी के बारे में जानने का तजस्सुस हो सकता है। जी हाँ, 76 साल के मोहम्मद महमूद पिछले 3 दहाइयों से जूना अखाड़ा से वाबस्ता हैं। जूना अखाड़े के साधु संतों और महंत से मुल्ला जी की भी खूब बनती है। मुल्ला जी कुंभ के दौरान 1.5 महीने यहाँ रहकर अपना कारोबार करते हैं। बिजली की फिटिंग से लेकर कनेक्शन तक जो भी काम होता है वो मुल्ला जी या उनकी टीम करती है। कितने कुंभ आप कर चुके हैं? 11वां कुंभ है। अच्छा, 4 हरिद्वार। क्या करते हैं? लाइट की सजावट, लाइट का संतों का काम था, डेरों का, तंबुओं का, बैठने उठने की जगह का, सब जगह। ऐसा बनाओ। कितने वर्ष हो गए आपको ये काम करते हुए? 11वां कुंभ है ये। कहाँ कहाँ किया? 4 हरिद्वार, 4 इलाहाबाद और 3 उज्जैन। ये आगे इनके फोटो 4 इलाहाबाद यानी प्रयागराज, 4 उज्जैन, 3 उज्जैन और 4 हरिद्वार जी। और यहाँ पर जब से कुंभ शुरू हुआ कब आ गए थे यहाँ प्रयागराज में? हम 15 तारीख को आ गए थे, पिछले महीने के 15 दिसंबर को आ गए थे। तब से यहीं पर हैं और जब तक ये कुंभ चलेगा तब तक यहीं पर रहेंगे। कहाँ जाएंगे? जिंदगी रही तो जिंदगी रही तो जरूर रहेंगे। तो कितनी खुशी मिलती है आप कुंभ क्षेत्र में है आप? कोई दिक्कत नहीं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रात में भी भजन राम राम हो रहा है, तो इससे खूबसूरत लम्हा। ये तो हमारा सोच है, मजहब सब एक है, जमीन आसमान सब एक है। वही माँ बच्चा को जन्म आपके यहाँ दे रही, वही माँ हमारे को दे रही, को लगता है। दरअसल मोहम्मद महमूद मुजफ्फरनगर में बिजली का काम करते हैं। शादी वगैरह में बिजली दुरुस्त करने का ठेका लेते हैं। मोहम्मद महमूद बताते हैं कि अखाड़े से जुड़ने की शुरुआत हरिद्वार कुंभ से हुई। 30 साल पहले वहीं जूना अखाड़े के साधुओं से उनका तारुफ हुआ और फिर मुल्ला जी भी साधुओं और महंतों के साथ रच बस गए। सब इन्हें मुल्ला जी कहकर ही बुलाते हैं। सभी धर्म एक हैं, सब लोग एक हैं। हाँ जी, मुल्ला जी की सेवा बड़ी भारी, मगजमारी भी,
वो भी सारी झेल रहे हैं। हाँ जी, मगजमारी बड़ी है। मेरी लाइट जोड़ खड़े हो जाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, तब भी ये सहन करते हैं। तो इसमें जो भी सेवा है, मुल्लाओं की सेवा है, अन्य धर्मों की है, सिखों की है, ईसाइयों की है, यहाँ सेवा भगवान की होती है, ईश्वर की होती है। तो इसमें किसी प्रकार की हमारी मतभेद भावना नहीं होती है, किसी को ठेस पहुँचाने की इसमें इच्छा नहीं होती है। महाराज जी, जिस तरह से मुल्ला जी यहाँ सेवा कर रहे हैं जी, आप ये तारीफ के काबिल है कि कुंभ क्षेत्र में बिल्कुल तारीफ के काबिल हैं। जितने भी हमारे भारत देश के हिंदू धर्म के अदर हैं, जो अदर धर्म के हैं, उनको बहुत बहुत हमारा धन्यवाद है कि हमारे सेवा पे सहयोग करते हैं। जब मुल्ला जी से पूछा गया कि वो कितना कमा लेते हैं तो उनका जवाब था, कमाई में क्या रखा है, बस दाल रोटी चल जाती है, असल चीज़ तो मेल मोहब्बत है। हिंदुस्तान की यही रंग बिरंग तस्वीरें कुंभ मेले को ख़ास बनाती हैं। इकबाल ने क्या खूब कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। इलाहाबाद से उमेश की रिपोर्ट। मुशायरों और शेरी नशिस्तों के जरिए उर्दू शायरी की नुमाइंदगी करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता शायर नवाज देवबंदी अब कुंभ मेले में भी अपनी शायरी के जरिए गंगा जमनी तहजीब और फिर क़वाराना हम-आहंगी की खुशबू बिखेरेंगे। कुंभ नगरी से महामंडलेश्वर स्वामी आधेशानंद महाराज ने नवाज देवबंदी को 19 जनवरी को कुंभ आने और अपनी शायरी पेश करने का दावतनामा भेजा है। स्वामी अवधेशानंद महाराज के इस दावतनामे पर नवाज देवबंदी ने खुशी का इजहार किया है। नगरी में उर्दू शायरी की भी एक गंगा बहेगी, इससे मुझे खुशी है। तो आज के माहौल में स्वामी अवधेशानंद महाराज की तरफ से ये निमंत्रण वास्तव में सांप्रदायिक सौहार्द का एक पुल है, एक सेतु है। और मैं भी भरपूर कोशिश करूंगा कि अपनी शायरी से, अपनी पोएट्री से मोहब्बत, स्नेह, प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी यकजहती का कोई ऐसा परचम इस पुल पर गाड़ करके आऊं जो बहुत देर तक लहराता रहे और हमारी भारतीय परंपरा को सलाम करता रहे। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी और जामिया नाजमिया की जानिब से एक बार फिर आवाज बुलंद की गई है कि लखनऊ से मदीना मुनव्वरा और नजफ अशरफ के लिए रास्त परवाजों का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए। लखनऊ में मुनज़्ज़म की गई मीटिंग में तय किया गया कि हुकूमत से ये मुतालबा पूरा कराने के लिए एक मखसूस तहरीक चलाने की जरूरत है। लखनऊ एक इल्मी और अदबी मरकज तो है ही, साथ ही इसकी मजहबी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मशरक़ी और वस्ती उत्तर प्रदेश से हर हफ्ते मदीना मुनव्वरा और नजफ़ व करबला के लिए हज़ारों ज़ायरीन और आमरीन रवाना होते हैं, जिन्हें रास्त परवाज़ें न होने के सबब पैसा और वक्त दोनों ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। अगर इन दोनों मुक़द्दस मकामात के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू हो जाएं तो ज़ायरीन के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आलम इस्लाम में, हिंदुस्तान में, मुसलमानों में कोई भी ऐसा ना होगा कि जिसको इससे बेइंतहा खुशखबरी से उसको सुकून और इत्मीनान ना हो कि अगर ये परवाज़ शुरू हो जाए मदीने की और ख़ुद मदीना मुनव्वरा के साथ साथ नजफ़ अशरफ की। हमारी उम्मीद है कि हमारे लोग अगर डेलीगेशन की शक्ल में खुद यहाँ और वहाँ, और उसमें सरबराही हमारे जनाब डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब की रहे, तो इनको बहुत बड़ा वसी तजुर्बा है। सारी दुनिया में जाते आते हैं, इनको हुकूमती मामलात को तय कराने में कोई जहमत तो है ही नहीं, और इनकी सरबराही में अगर ये काम यहाँ या इराक़ में किया जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुस्बत नतीजे सामने आएंगे। इस सिलसिले में डॉक्टर अम्मार रिजवी वज़ीर आज़म से भी मिल चुके हैं और उन्होंने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। अहम बात यह है कि दोनों ने मुस्बत इशारे दिए थे और कहा गया था कि अनकरीब रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया जाएगा, लेकिन शुरू नहीं किया जा सका। नजफ़ अशरफ और ये मदीना मुनव्वरा और नजफ़ अशरफ की फ़्लाइट लखनऊ से बराह रास्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों ज़ायरीन जो मदीना मुनव्वरा जाना चाहते हैं और नजफ़ जाना चाहते हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में पिछले 10 साल से इस बात की कोशिश कर रहे हैं, की जा रही है, और प्राइम मिनिस्टर से कई मरतबा, पिछले भी प्राइम मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर पिछले मनमोहन सिंह जी से और मोदी जी से भी मैंने इन फ़्लाइट्स के बारे में कहा था।
एक बार फिर इस ज़िम्न में पेशरफ्त करने का मंसूबा तरतीब दिया गया है। मीटिंग में तय किया गया है कि मौलाना हमीदुल हसन और डॉक्टर अम्मार रिजवी की क़यादत में एक खुसूसी वफ्द जिम्मेदार लीडरों और अफसरान से मुलाकात करेगा। साथ ही इराक और सऊदी अरब के हुक्मरानों से भी बातचीत की जाएगी। अब ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम के साथ साथ कई अहम तंजीमें भी इस मुतालबे में शामिल हो गई हैं कि लखनऊ से रात परवाज़ों का सिलसिला मदीना मुनव्वरा और नजफ अशरफ के लिए शुरू किया जाए। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में बहसियत डिप्टी लाइब्रेरियन खिदमत अंजाम दे रही डॉक्टर शाइस्ता खान बेदार को मरकज़ी हुकूमत के अहकामात के बाद खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर शाइस्ता बेदार लाइब्रेरी साइंस में मशरक़ियात की माहिर हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी की तरक्की के ताल्लुक से इनकी क्या तरजीहात हैं, बातचीत की हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान ने। मौजूद हैं डॉक्टर शाइस्ता बेदार, हम उनसे बात करेंगे कि इस तकर्री पर उनकी क्या फीलिंग है। डॉक्टर शाइस्ता, बहुत बहुत मुबारक आपको, अल्लाह ताला ने आपको ये एक जिम्मेदारी दी है कि आप उसको निभाएं। किस तरह देखती हैं जिम्मेदारी को और क्या आपका मंसूबा रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें ये इस इनायत से नवाजा। मेरा ये फील्ड रहा है इस पे काम करने का। वहाँ मेरी तालीम हुई, परवरिश हुई और मैंने उस लाइब्रेरी को समझिए परवान चढ़ते देखा, उसके गोल्डन डेज देखे जब तक हमारे वालिद साहब वहाँ रहे, तो इट वाज कॉल्ड ए गोल्डन पीरियड। अब मेरे जहन में वो सारी चीज़ें हैं कि उनको किस तरह आहिस्ता आहिस्ता कैसे रिवाइव किया जाए। फिर वो गोल्डन पीरियड दोबारा से रिवाइव करने का इरादा है इंशाल्लाह। सब लोगों का कोऑपरेशन रहा, आप लोगों का सबका साथ रहा और बड़ों की ब्लेसिंग्स रहीं, तो ये सारे काम इस तरह से होंगे कि वो लाइब्रेरी असल में मखतूतात के लिए बहुत मशहूर है। वहाँ की नादिर किताबें और रसाइल का ज़ख़ीरा ये मशहूर चीज़ें हैं। पूरी दुनिया में अगर वो लाइब्रेरी जानी जाती है तो अपने मखतूताती ज़ख़ायर की वजह से जानी जाती है। और ये इरादा किया जाता है कि उनके प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो अभी स्टेप्स नहीं लिए गए होंगे तो वो किया जाएगा काम के उनको पहले तो वो डिजिटाइजेशन अगर मुकम्मल नहीं है तो उनका डिजिटाइजेशन हो, ताकि एक तौर से एक अलग साइड में वो महफूज होता जाए। ज़ख़ीरा पेपर के साथ साथ डिजिटल फॉर्म में भी महफूज रहना चाहिए, मखतूतात का भी, रसाइल का भी और रेयर प्रिंटेड बुक्स का भी। फिर ये पेपर कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ ज़रूरी है पेपर कंजर्वेशन नहीं हुआ है तो पेपर कंजर्वेशन भी किया जाएगा। ये थी डॉक्टर शाइस्ता बेदार जो हमसे बात कर रही थी, खुदाबख्श लाइब्रेरी की नौमुंतखब डायरेक्टर हैं और जल्द ही अपना चार्ज संभालेंगी। उनकी जो वहाँ के ताल्लुक से फ़िक्र है और जो उन्होंने सोचा है, लाइमल मुरतब दिया है, अगर वो पूरी तरह से अमली जामा पहन जाता है तो यकीनन खुदाबख्श लाइब्रेरी वही अपने पुराने दौर में वापस आ जाएगी जिसके लिए वो जानी जाती थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अलीगढ़ से मोहम्मद कामरान। बिहार के कब्रिस्तानों में वजू खाना और शेड बनाने की तैयारी की जा रही है। महकमे अक़लियती फलाह इस मामले पर तजवीज़ भी तैयार कर रहा है। महकमे ने दावा किया है कि इस सिमत में हुकूमत जल्द पेशरफ्त भी करेगी। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। बिहार का महकमा अक़लियती फलाह रियासत के करीब 15,000 कब्रिस्तानों में वजू खाना और शेड कायम करेगा। महकमे की जानिब से इस सिलसिले में ऑफिसरों को तजवीज़ तैयार करने का हुक्म दे दिया गया है। महकमे के वजीर का कहना है कि वजू खाना और शेड बनाने पर काफी दिनों से गौर किया जा रहा था, लेकिन अब महकमा इसको जमीन पर उतारने की कार्रवाई में जुटा है। हर कब्रिस्तान में जो है वजू खाने बनाने का जो है पदाधिकारियों के बीच में मैंने कहा है कि इसका जो है हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें कि हम लोग हर कब्रिस्तान में जो है वजू खाना बनाया जाए। क्योंकि बहुत से गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है, अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये कि कब्रिस्तान में वजू खाना नहीं होने के चलते वहाँ पर कोई जो है प्रॉपर जो है मुकम्मल कोई जो है ये नहीं रहता है, जिसके चलते जो है आधा किलोमीटर नदी नाले में वजू बनाने के लिए लोग जाते हैं, गांव में जाते हैं। और वो प्रत्येक कब्रिस्तान में जब किसी की मौत होती है, कोई इंतकाल करता है आदमी, तो उसमें कम से कम 50 गांव के लोग ज़रूर आते जाते हैं, रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब, और एक अलग जो है वहाँ पर ये, तो ये अगर सरकार के तरफ से ये अगर वजू खाना बनाने का जो है और ये सोच में आया है तो सरकार इस पर जो है काम करने जा रही है।
कब्रिस्तानों में वजूखाना बनाने का काम वक्फ तरक्याती स्कीम के जरिए किया जाएगा। शिया वक्फ बोर्ड पहले से ही इस काम को जमीन पर लागू कराने की कोशिश कर रहा है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक कुछ कब्रिस्तानों में वजूखाना और शेड बनाने का काम शिया वक्फ बोर्ड ने किया है। अब महकमा अक़लियती फलाह की स्कीम के जरिए जल्द ही कब्रिस्तानों में वजूखाना और शेड बनाने का काम शुरू किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय ने भी ये कहा है कि कम से कम वक्त में सारे कब्रिस्तान में वजूखाना और शेड होना चाहिए और चापाकल वहाँ होना चाहिए कि कोई भी आदमी कभी भी मैयत लेकर के जाए, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, को उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। काम होना है, सुन्नी वक्फ बोर्ड करे, शिया वक्फ बोर्ड करे, विभाग करे, इसलिए हम लोग चाहते हैं इसका जल्द से जल्द काम हो और आवाम को डायरेक्ट इससे फायदा पहुँचे, किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। पहले से ही हुकूमत की जानिब से कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई जा रही है। अब कब्रिस्तानों में वजूखाना और शेड बनाने की स्कीम का दानिश्वरों ने खैर मकदम किया है। महकमा अक़लियती फलाह के मुताबिक इस स्कीम से गाँव के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।